एक आम स्टूडेंट की कहानी। सब पढ़ लिया था, रिवीजन पूरी थी, मॉक टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। फिर एग्जाम हॉल में पहला क्वेश्चन देखा और दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक। हार्ट फास्ट, हाथ ठंडे, क्वेश्चन पेपर सामने है और अचानक अपना ही नाम तक मुश्किल से याद आ रहा है। ये एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है, एक ऐसा मोमेंट जो महीनों की मेहनत को एक सेकंड में जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है। इसमें सबसे डेंजरस पार्ट क्या है पता है? उस एग्जैक्ट मोमेंट में दिमाग में चलने वाले थॉट्स। लगता है मैं डम हूं, मुझे कुछ नहीं आता, सब खत्म। एक स्टूडेंट वहां बैठे बैठे खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। लेकिन सच सच इससे बिल्कुल अलग है। आपका ब्रेन उस वक्त फेल नहीं हुआ था, ब्रेन एक्चुअली सर्वाइवल मोड में चला गया था। अगर आप ये समझ लें कि एग्जाम के दिन दिमाग के अंदर बायोलॉजिकली क्या होता है, तो उस ब्लैंक मोमेंट को पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है। क्योंकि ध्यान रखिए, प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम रिट्रीवल की है। हमारा ह्यूमन ब्रेन एक लाइब्रेरी की तरह है। हर चैप्टर, हर फॉर्मूला, हर डेफिनेशन बुक्स की तरह शेल्व्स में बिल्कुल सेफ रखी हुई है। एग्जाम स्ट्रेस आखिर करता क्या है? वो उस लाइब्रेरी के सारे डोर्स लॉक कर देता है। बुक्स अभी भी अंदर ही हैं, नॉलेज गायब नहीं हुई, बस आपका एक्सेस ब्लॉक हो गया है। इसीलिए एग्जाम खत्म होने के 20 मिनट बाद वही एग्जैक्ट आंसर अचानक याद आ जाता है जो पेपर के वक्त याद नहीं आया था। अगर मेमोरी डिलीट होती तो बाद में भी याद नहीं आती। मेमोरी वही थी, सिर्फ एक्सेस कट ऑफ था। और यहां से चीज और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं जल्दी याद करो, पैनिक मत करो, फोकस करो। लेकिन जितना ज्यादा आप फोर्स करते हैं, ब्रेन उतना ही टाइटली लॉक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान पैनिक में अपना पासवर्ड याद करने की कोशिश करे और हर गुजरने वाले सेकंड के साथ कंफ्यूजन और बढ़ता जाए। अब इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। पहला फैक्टर, सर्वाइवल मोड और कॉर्टिसोल, ये आपके असली दुश्मन हैं। एग्जाम हॉल में असली एनिमी वो क्वेश्चन पेपर नहीं है, असली एनिमी है कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। जब ब्रेन को थ्रेट फील होता है तो वो डिसाइड करता है कि अब सिर्फ सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। इस मोड में ब्रेन अपनी सारी एनर्जी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हटाकर सीधा सर्वाइवल ब्रेन में शिफ्ट कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वही जगह है जहां आपकी सारी पढ़ाई स्टोर्ड होती है। लेकिन सर्वाइवल ब्रेन को मैथ या साइंस सॉल्व नहीं करना, उसको सिर्फ दो चीजें समझ आती है, फाइट या फिर रन। अब प्रॉब्लम कहां आती है? एग्जाम हॉल में ना तो आपको किसी से फाइट करनी है और ना ही वहां से भागना है। तो ब्रेन एक अजीब पैनिक लूप में फंस जाता है। आपकी बॉडी फिजिकली डेंजर के लिए रेडी है, लेकिन डेंजर आसपास विजिबल ही नहीं है। इसीलिए हार्ट रेस करता है, ब्रीदिंग अजीब हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पावर ना मिलने की वजह से दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। दूसरा फैक्टर जो इसमें काम करता है वो है चोकिंग अंडर प्रेशर, ओवर थिंकिंग का बायोलॉजी पर असर। यहाँ एक बहुत बड़ी आयरनी है, एग्जाम जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन खुद को उतना ही ज्यादा मॉनिटर करता है कि गलती मत कर, टाइम निकल रहा है, मेरा पूरा फ्यूचर इस एग्जाम पे डिपेंड करता है। ये जो एंग्शियस थॉट्स है ना, ये फ्री नहीं आते, ये आपकी वर्किंग मेमोरी का पूरा रैम खा जाते हैं। इसीलिए कभी कभी एक टॉपर भी एग्जाम में ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स कर देता है जो वो घर पर कभी नहीं करता। उस वक्त नॉलेज कम नहीं हुई, आपकी मेंटल बैंडविड्थ कम हो गई। रिसर्च की दुनिया में इस बायोलॉजिकल फिनोमेना को चोकिंग अंडर प्रेशर कहते हैं। और इसका सबसे ब्रूटल सच क्या है पता है? द मोर यू केयर, द वर्स यू कैन परफॉर्म। एग्जाम की बहुत ज्यादा अहमियत ही आपके लिए एक ट्रैप बन जाती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, यानी आपके आसपास के माहौल का असर। ये एक ऐसा न्यूरोसाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो लिटरली आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। हमें लगता है कि ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ऐसा नहीं है। ब्रेन मेमोरीज को सिर्फ फैक्ट्स की तरह सेव नहीं करता, वो पूरा एनवायरनमेंट भी रिकॉर्ड करता है। वहां की साउंड्स, लाइटिंग, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी फिजिकल बॉडी स्टेट। जिस वक्त पढ़ाई चल रही होती है, ब्रेन उस पूरे सीन का एक स्नैपशॉट ले लेता है। आप जरा सोचो, अगर पूरा साल बेड पे लेटकर पढ़ाई की गई हो, एसी रूम में, हेडफोन्स में लोफाई म्यूजिक लगाकर, फुल कंफर्ट में, और फिर अचानक एग्जाम हॉल का माहौल हो, जहां ब्राइट ट्यूब लाइट्स हैं, फैंस की अजीब सी आवाज है, आसपास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का हैवी प्रेशर है और एब्सोल्यूट साइलेंस है, तो ब्रेन अचानक से कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, ये वो जगह नहीं है जहां हमने ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी। इस मैसिव मिसमैच की वजह से आपका रिकॉल ड्रास्टिकली वीक हो जाता है। इसीलिए मॉक टेस्ट का इंपैक्ट इतना पावरफुल माना जाता है। लोग सोचते हैं मॉक टेस्ट से सिर्फ नॉलेज बढ़ती है। नहीं, वो एक्चुअली आपका रिट्रीवल एनवायरनमेंट ट्रेन करते हैं।
वो ब्रेन को सिखाते हैं कि एग्जाम हॉल कोई अनफेमिलियर थ्रेट नहीं है। अगर पढ़ाई हमेशा रात को थकी हुई हालत में की हो और एग्जाम सुबह बिल्कुल फ्रेश स्टेट में देना पड़े, तो भी इंटरनल स्टेट का मिसमैच होता है। ध्यान रखिए, ह्यूमन ब्रेन कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, वो एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसको फिक्स कैसे करें एकदम साइंटिफिक तरीके से। यहां कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, बिलीव इन योरसेल्फ बोलने से कॉर्टिजोल कम नहीं होता। हमें सॉलिड रियल मेथड्स चाहिए। हमें चाहिए 4 साइंटिफिक सॉल्यूशंस, ऐसे तरीके जो एक्चुअली स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। ये न्यूरोसाइंस बैक्ड सॉल्यूशंस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवली कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, एक्सप्रेसिव राइटिंग। एग्जाम से ठीक 10 मिनट पहले एक ब्लैंक पेपर लेकर अपने सारे फियर्स लिख डालो। फेल हो गया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अगर कुछ याद नहीं रहा तो सब बाहर निकाल दो। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जेम्स पेनेबेकर की रिसर्च ने प्रूव किया है कि जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा किया उनके कॉर्टिसोल लेवल्स एक्चुअली लो थे और स्कोर्स डेफिनेटली हायर। क्यों? क्योंकि ब्रेन को अब उन डराने वाले थॉट्स को वर्किंग मेमोरी में होल्ड करके नहीं रखना पड़ा। उस पेपर ने वो सारा मेंटल लोड एब्जॉर्ब कर लिया। सॉल्यूशन नंबर 2, स्टेट डिपेंडेंट प्रैक्टिस। बेड पे लेट कर पढ़ने के बजाय डेस्क का यूज करना शुरू करें। एक टाइमर लगाकर फेक प्रेशर क्रिएट करें। हो सके तो किसी फैमिली मेंबर को सामने बैठने को कहें। एग्जाम कंडीशंस को जितना हो सके सिमुलेट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब एक्चुअल एग्जाम हॉल सामने हो तो ब्रेन को वो एनवायरनमेंट फेमिलियर लगे, डेंजरस नहीं। ये टेक्निक सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये लिटरली आपके रिट्रीवल पाथवेज को रीवायर करती है। सॉल्यूशन नंबर 3, एक बहुत स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक जिसे 478 कहते हैं। एग्जाम पेपर खोलने से जस्ट पहले इसको अप्लाई करना है। 4 सेकंड्स तक नाक से डीप इनहेल, 7 सेकंड्स तक सांस होल्ड करना और 8 सेकंड्स तक धीरे धीरे मुंह से एक्सहेल करना। इसको सिर्फ 90 सेकंड्स तक करना है। ये छोटा सा एक्शन आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देता है। मतलब ये बायोलॉजिकली बॉडी को एक क्लियर सिग्नल भेजता है कि डेंजर इज ओवर। और जैसे ही उस ब्रीदिंग से कॉर्टिसोल स्लाइटली ड्रॉप होता है, लॉक हुआ मेमोरी एक्सेस फिर से रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन नंबर 4, द मेमोरी क्यू टेक्निक। सुनने में शायद थोड़ा क्रेजी लगे, बट साइंस कहती है इट वर्क्स। एक स्पेसिफिक स्मेल चूज करें या फिर एक स्पेसिफिक पेन या कोई हल्का सा परफ्यूम। रिवीजन के दौरान उस स्मेल को कंसिस्टेंटली यूज करें। फिर एग्जाम वाले दिन एग्जैक्ट वही स्मेल आपके साथ होनी चाहिए। ह्यूमन ब्रेन में स्मेल डायरेक्टली हिपोकैम्पस से कनेक्टेड होती है, जो हमारा मेमोरी सेंटर है। इसीलिए अचानक आई कोई पुरानी स्मेल इंस्टेंटली बचपन की मेमोरीज ट्रिगर कर देती है। इस बायोलॉजिकल हैक को आप इंटेंशनली एग्जाम रिकॉल के लिए यूज कर सकते हैं। और अब फाइनली वापस उस स्टूडेंट पर आते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। वो स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। उसने सच में बहुत मेहनत की थी, लेट नाइट्स जागकर, दोस्तों को मना करके सैक्रिफाइसेस किए थे। वो स्टूडेंट उन आंसर्स को रिकॉल करना डिजर्व करता था। प्रॉब्लम उसकी इंटेलिजेंस की नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी पढ़ाई की भी नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि उसे किसी ने बताया ही नहीं कि इतने हैवी प्रेशर के अंदर ह्यूमन ब्रेन रिएक्ट कैसे करता है। एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाना कोई वीकनेस नहीं है, वो प्योरली बायोलॉजी है, वो साइकोलॉजी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। और एक बार आप इस इंजन को समझ लें तो इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के अलावा एक और ऐसी चीज है जो एकदम साइलेंटली, बिना आवाज किए एक आम स्टूडेंट की पूरी प्रिपरेशन डिस्ट्रॉय कर रही है, और वो है उनका अपना स्मार्टफोन। और नहीं, यहां फोन बंद करके फेंकने की बात बिल्कुल नहीं होगी। हम साइंटिफिकली देखेंगे कि फोन आपके डोपामिन सिस्टम के साथ एग्जैक्टली क्या खेल खेल रहा है और क्यों 30 सेकंड की वो छोटी छोटी रील्स डीप फोकस को परमानेंटली खत्म कर रही हैं। देखेंगे इसे हमारी अगली चर्चा में, द डोपामिन